औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला हुवा अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। So Allah Ta'ala के हमदो सना के बाद, dear aspirants, this is Asif Shahzad. So today our third lecture for the preparation of lecturer education and headmaster, administrator and subject specialist. So dear aspirants, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जो डिस्कशन का सेशन है वो स्टार्ट किया हुआ है, तो उसका आज हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है, फंक्शनलिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज इंशाल्लाह हम उनको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना, वो मेरा ये है आपसे कि आप लोग बताएं कि व्हाट इज फंक्शनलिज्म। ये फंक्शनलिज्म जो स्कूल ऑफ डियर एस्पायरेंट्स, कोई नेट में इशू है तो जिसकी वजह से ये बार बार सिग्नल का इशू बन रहा है। तो चलिए, हम मैनेज तो हमने करना है, क्योंकि क्लास तो लेनी है कुछ भी हो। तो सबसे पहला जी क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट बताएं व्हाट इज फंक्शनलिज्म। बताएं जी जरा प्लीज। मिस सिन्हा, आप बता दें। आपसे स्टार्ट ले लेते हैं, अपना माइक ऑन करें और बताएं जी फंक्शनलिज्म के बारे में। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, जुनेद साहब। रबिशराही। जी सर, हेलो। जी 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 मैम, करें करें आप रिस्पॉन्ड प्लीज। जी, फंक्शनलिज्म के बारे में जी जी, सर फंक्शनलिज्म के बारे में बताना। है कि जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसका आगाज विलियम जेम्स के जरिए हुआ था। ओके। और विलियम जेम्स जो थे ना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मतलब इन्होंने इसका आगाज किया था। ओके, आवाज नहीं आ रही आपकी। और तो ये स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट है। मतलब ये कहते हैं, होते हैं ना, उसको हम मतलब cannot be broken into structures। उनको नहीं कर सकते हम लोग आप साइड या जगह चेंज कर लें, आपकी आवाज बिल्कुल भी का। नहीं आ रही। मतलब पूरी तरह माइंड का जो है। लैब मिस सिन्हा, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। आप अपनी साइड चेंज करें ताकि हमें भी आवाज है। जी जुनेद साहब, आप बताएं जरा प्लीज। ये सब सर आपकी तरफ भी सिग्नल को ये बड़ी कहते थे इशू, कि इस बात आवाज ही ये नहीं आ रही इशू है। आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। मैं ये सर कह रहा ये हूँ आपकी तरफ इशू होगा, लेकिन सर हमें तो इनकी आवाज ठीक आ रही है। पता नहीं जी, फिर मुझे मुझे आवाज आवाज आ चले, रही ठीक है, आप रिस्पॉन्ड करें, फिर सर मुझे आप कुछ ना सर कुछ जुनेद आपकी सर। कुछ ना कुछ आपकी समझ आ रही है क्योंकि रिकॉर्डिंग इसकी प्रॉपर होगी। तो करें रिस्पॉन्ड, आपको इशू नहीं। स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट था फंक्शनलिज्म। बेसिकली ये कहते थे कि माइंड का जो स्ट्रक्चर है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बात इम्पोर्टेंट है कि माइंड काम किस तरह करता है। और इन्होंने ये भी कहा था कि हम जो मेमोरीज हैं या हमारे एक्सपीरियंस हैं या जो ख्यालात हमारे जहन में आते हैं, जिस तरह स्ट्रक्चरलिज्म के जो फेवर करने वाले थे वो कहते थे कि हम इनको ब्रोकन कर सकते हैं। माइंड में आने वाली जो आइडियाज हैं या एक्सपीरियंस हैं, हम उनको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रोकन आउट नहीं कर सकते। ओके। और इन्हीं की वजह से न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग भी बहुत सारे
मार्ज वजूद में कह लें, या वो मतलब डिवेल्प हुए, और ये फंक्शनलिज्म जो था ये एज कंपेयर टू स्ट्रक्चरलिज्म जो वो काफी इसको वो विलियम जेम्स थे। और जी ओके। सर जी ये सर। पीछे से डिस्टर्बेंस हो रही है ऑडियो। ये माइक ऑन है, तो काइंडली जो पार्टिसिपेट करते हैं उनके माइक ऑन होने चाहिए, बाकी तो ऑफ करें, डिस्टर्बेंस हो रही है बहुत ज्यादा। चलें जी, अब आप बताएं जरा, कोई और स्टूडेंट बताया स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में। सर ने तो अच्छे से जो बताना था बता दिए। मिस सीना, आप करें जरा डिफाइन। अब आपकी आवाज ठीक आ रही है जी। बताएं आप स्ट्रक्चरलिज्म के अबाउट कुछ। आपकी आवाज नहीं आ रही, बताएं भाई कोई। समीन, मिस समीन, आप बताएं जरा। सर स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में बताना। हाँ हाँ, स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में आपकी आवाज पहले नहीं आ रही थी, तो उसके बारे में बताना है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही वही है। आप सारे लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू सर दें। स्ट्रक्चरलिज्म जो सर स्ट्रक्चरलिज्म है ना, ये जो स्कूल ऑफ थॉट है साइकोलॉजी के अंदर, ये पार्ट्स की बात करते हैं। ये कहते हैं कि जो मतलब है ये मेंटल एक्टिविटी को तोड़ा जा सकता है। मतलब इसका जो हम एक माइंड है, इसका जो स्टडी है इसकी, इसको हम कंपोनेंट्स में कर सकते हैं। ओके। ये माइंड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और माइंड के स्ट्रक्चर और एक्सपीरियंस की बात करते हैं, एक्सपीरियंस आप की। देखिए ना, मेरी और बात इसके सुने आप। अलावा इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड। मेरी बात सुने, ये जो स्ट्रक्चरलिज्म है ये माइंड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और फंक्शनलिज्म जो है ये माइंड के फंक्शन की बात वो करते हैं। ठीक है, फंक्शन की ये नहीं बात कि करते हैं। ये हमारे पास जो फंक्शनलिज्म है ये अपोजिट है, ये अगेंस्ट है। हमारे पास जो स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है उसके अगेंस्ट है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर जो फंक्शनलिज्म है वो कहता है कि हमारे किसी भी इंसान के, अगर हम फीलिंग को, थिंकिंग को, थॉट को, उसकी सेंसेशन को, परसेप्शन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए इंसान का जो माइंड का स्ट्रक्चर है वो जरूरी नहीं है, बल्कि इंसान के माइंड का फंक्शन करना जरूरी है, कि कैसे इंसान का माइंड जो है ना वो फंक्शन करता है, कैसे सेंसेशन करता है, कैसे उसके अंदर फीलिंग्स आती हैं, कैसे चीजों को परसीव करता है, कैसे उनके ऊपर अपनी ओपिनियन देता है, कैसे जजमेंट देता है। तो ये बेसिकली माइंड का जो फंक्शन है उसको सिस्टमेटिकली जो है ना वो एनालाइज करना चाह रहे हैं फंक्शनलिज्म वाले, जो फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के फाउंडर हैं। ठीक है, और भी कुछ ऐड करना चाहें आप इसमें? मिस समीन, आप बताएं ना जरा, फंक्शनलिज्म के बारे में बताएं आप भी। अपना पॉइंट ऑफ व्यू सब लोग दें, चुप करके ना बैठे यहाँ पे। सर इसमें ये जो फंक्शनलिज्म वाले हैं सर, वो नर्वस सिस्टम डेवलप हैबिट्स करते हैं। ओके। और सर इसमें जो वो माइंड होता है वो कहते हैं ये इम्पोर्टेंट है। और देन स्ट्रक्चर से जो जो स्ट्रक्चर है उससे बेहतर जो माइंड है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। सर और इसका ये है कि वो कहते हैं कि जो आइडियाज होते हैं वो एक मतलब एक सेपरेट वे होता है। और आइडियाज, थॉट्स और सेंसेशंस। हम्म। सर बस मुझे सिर्फ थोड़ा बहुत ये भी है। मैं सर चले तो अभी स्टार्ट से अल्लाह के ले रही हूँ। बंदे पढ़ा करें। आप देखें ना, जिस लेवल पे आप लोग हैं अभी, अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो फिर कब आपने पढ़ना है? ठीक है, तो आप टॉपिक को पढ़ कर आया ये करें। सर और सर ये कॉन्शियस ये जी जी। जो कॉन्शियसनेस हमारा है उसके सर ऊपर ये इसके फोकस एक्सपोनेंट जो करते थे वो विलियम जेम्स थे। हैं। जी जी। सर वो कि ये इनका बस ये सर और सर ये प्रैक्टिस ये सर इनका ये कहना था कि जो प्रैक्टिस है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस, क्या मतलब प्रैक्टिस है? और सर ये एडवांस की बात करते थे। ओके।
चलें जी, आपका तो पॉइंट मतलब आ कि गया है मॉडर्न जनाब। ज्यादा मॉडरेट थी ये थ्योरीज ना इनकी। ओके जी। सना नासिर यहाँ पे कोई स्टूडेंट मौजूद है जी, बताएं जरा आप जरा रोशनी डालें जी फंक्शनलिज्म के ऊपर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी चाहिए, रिस्पॉन्ड करें प्लीज। भाई ये काम तो नहीं चलने वाला यहाँ पे। जी मोहम्मद सलीम साहब यहाँ पे कोई हैं, रिस्पॉन्ड करें प्लीज। साइकोलॉजी के ऊपर आप बात करना चाहें, फंक्शनलिज्म के ऊपर बात करना चाहें, स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर अगर आप बात करना चाहें, किसी भी टॉपिक के ऊपर आप बात कर सकते हैं। जी मोहम्मद सलीम, माइक ऑन कीजिएगा प्लीज और रिस्पॉन्ड करें। ये तो भाई कोई बात ना हुई कि आप लोग आ गए क्लास में और बस ऐसे ही, यहाँ पे कोई वलीमा नहीं चल रहा किसी का, ठीक है, ना ही मेरा चल रहा है। तो मेरे भाई आपको रिस्पॉन्ड तो यहाँ पे करना पड़ेगा। मोहम्मद फहीम अख्तर, आप रिस्पॉन्ड करें जनाब किसी एक टॉपिक के ऊपर। ओके सर, रशिया वाले भाई चलें जी, थैंक यू आप क्लास में आए। ओके सर, चलें जी। फहीम अख्तर साहब रिस्पॉन्ड करें प्लीज। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, हाँ जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ओके। सर स्ट्रक्चरलिज्म जो है ना, ये तो सबसे पहले ये विलियम वुंट ने यानी कि इसको पेश किया था। और ये जी माइंड जो है ना, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है कि उसका स्ट्रक्चर जो है ना, उसकी जो है वो उस पे ये जोर देता है। और ये जो था ना, इसने एक लेबोरेटरी भी इसके लिए बनाई थी लिप्जिग में हाँ जी, हाँ जी। 1879 में। ओके। 1879 में। और इसका एक स्टूडेंट भी बड़ा मशहूर था, टिचनर किए थे। जी जी और बिल्कुल। ये कॉन्शियसनेस पे बात करता है, कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड पे बात करता है। ओके। और इसने एक मेथड भी कराया था, इंट्रोस्पेक्शन, जो बंदा अपनी खुद ही इंस्पेक्शन करता है और खुद ही अपने बारे में वो सवालों के जवाब देता है। ओके, वेरी गुड। और इसको एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है, विल्हम वोंट को। ओके सर, वेल डन। और कुछ और सर बताएं। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ माइंड कहा है इसने, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ माइंड कहा है इसने, इसको सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ माइंड। हाँ, साइकोलॉजी को यानी कि इसने सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ माइंड कहा है, जी जी। ठीक है। चलिए सर, ओके हो गया। चलें जी, चलिए सर, थैंक यू सो मच, आपका पॉइंट आ गया जी। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी, हु इज द फाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म। तो ये आपने बता दिया है, ये फाउंडर हमारे पास विलियम जेम्स हैं, ठीक है। तो विलियम जेम्स का कोई और कारनामा किसी स्टूडेंट को कोई याद हो, कोई और इन्होंने अच्छा काम किया हो, किसी स्टूडेंट को याद हो विलियम जेम्स के बारे में। विलियम जेम्स साहब जो हैं, इन्होंने ये भी कहा है कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेंटल लाइफ। ये विलियम जेम्स साहब जो हैं, इनकी परसेप्शन है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ये भी आपको इंशाल्लाह अभी करवाता हूँ थोड़ी देर तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड आता है, हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ माइंड। जी बताएं प्लीज, कि हमारे पास माइंड की कितनी स्टेजेस होती हैं। जी जी सर, इसकी शायद जो मैं थोड़ा बहुत पता है, एक तो 3 स्टेजेस है शायद, कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस। जी जी सर, बिल्कुल राइट राइट बताया आपने। अब इनको इलेबोरेट भी करें कि हमारे पास कॉन्शियसनेस क्या सर होता है। कॉन्शियसनेस तो सर कॉन्शियसनेस तो वो होता है जो हम पूरा अलर्ट होके को काम करते हैं। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल सुनी थी कहीं कि एक बंदा गाड़ी चला रहा है, तो उसको एक गाड़ी चलाने का तरीका आता है, तो वो साथ चाहे वो फोन भी सुन रहा है, चाहे जो भी कर रहा है, तो वो उसका अनकॉन्शियस माइंड है
उसका वो एक हैबिट बनी हुई है, लेकिन अगर अचानक कोई एकदम कुछ चीज आगे आ जाती है तो वो पूरा चुकन्ना हो जाता है, एक्सीडेंट होने से बचता है, तो वो पूरा फोकस हो जाता है, तो फिर वो 2 4 5 मिनट के लिए बड़ा अलर्ट होकर गाड़ी चलाता है। तो ये जो कॉन्शियसनेस होती है ना, इसमें बंदा बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर ही काम कर सकता है, वरना वो उसको जो है होती है ना, वो एक किस्म की थकावट या बहुत ज्यादा मुश्किल उसके लिए काम हो जाता है। तो हम बहुत सारे काम जो है वो हमारा जो है अनकॉन्शियसनेस जो इसका पार्ट है माइंड का, वो ही करता है हमारी। जैसे एक बंदा साइकिल चलाता है तो उसको अब वो जो है वो इसको एक पूरा उसको एक उसकी आदत बन चुकी होती है, चाहे वो कहीं बात भी कर रहा हो तो उसके पैडल चल रहे होते हैं, कहीं आए तो वो ब्रेक भी इस तरह लगा लेता है। इस तरह गाड़ी का भी वो है कि वो एक्सीलरेटर भी इस तरह, वो जहां जरूरत होती है, ये मोटरसाइकिल में भी जहां रेस की जरूरत है रेस लगाता है, जहां ब्रेक की जरूरत है वो पूरा फोकस नहीं होकर चलाता, तो वो उसकी अनकॉन्शियसनेस जो है ना वो उसकी वो होता है, तो वो उस तरीके से वो करता रहता है। और कॉन्शियसनेस बंदा सर जी पूरा बात सुने, सर जी बात सुने, आप कंसेप्ट को मिस कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं आपस में, तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारा जो माइंड है एक इंसान का, उसकी बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं। ये माइंड को 3 स्टेजेस में जो डिवाइड किया है, वो हमारे पास जो सिगमंड फ्रॉइड साहब हैं जिन्होंने साइको एनालिसिस दिया है, उन्होंने इसको 3 स्टेजेस के अंदर जो है ना वो डिवाइड किया है, ठीक है। तो फर्स्ट जो स्टेज हमारे पास होती है उसको हम कॉन्शियसनेस स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, यानी कि ये वो स्टेट ऑफ माइंड होती है जिसके जिसमें यानी कि इंसान चीज़ों के बारे में ऑलरेडी अवेयर होता है, उसको पहले से ही पता होता है, चीज़ों के बारे में नॉलेज होता है, इंफॉर्मेशन होता है। उसको थिंक ओवर करने की ज़रूरत नहीं होती, उसको अपना माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ऑलरेडी वो उन चीज़ों के बारे में उसे अवेयरनेस होती है। उसे पता होता है कि मैंने क्या करना है, मैंने लेक्चर लेना है, मैंने स्टडी करनी है, मैंने खाना है, मैंने पीना है, मैंने कितने बजे स्कूल जाना है, कितने बजे क्लास लेनी है, ठीक है। सारी चीज़ों के बारे में इंसान को पता होता है, ठीक है। इसके बारे में थिंकिंग करने की इंसान को ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो सेकंड स्टेज जो हमारा होता है वो हमारा जी होता है सब कॉन्शियसनेस। ये वो स्टेट ऑफ माइंड होता है, इसमें अगर इंसान थोड़ा सा अपने माइंड के ऊपर फोकस करे, थोड़ा सा जोर डाले, तो इंसान को चीजें रिकॉल होना स्टार्ट हो जाती हैं, चीजें मेमोराइज होना स्टार्ट हो जाती हैं। ये इंसान का जो स्टेट ऑफ माइंड होता है, इसको हम सब कॉन्शियसनेस स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि हम पेपर की तैयारी जब करते हैं, तो पेपर की तैयारी करने के बाद हम पेपर पे बैठते हैं, तो पेपर पे बैठने से पहले और बुक क्लोज करने के बाद जब हम वाली चेयर पे बैठे होते हैं, तो हमें तो ऐसे लग रहा होता है कि यार मुझे तो कुछ कुछ आता ही नहीं है, मेरा तो डाटा बिल्कुल वाश हो चुका है, मेरे तो माइंड में ही कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है, आप बिस्मिल्लाह करके उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, तो आप ने देखा है कि वो ऐसा ऐसा जो है ना वो आपको क्वेश्चन का जो आंसर है वो रिकॉल होना, रिट्राइव होना जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि आपने अपने माइंड के ऊपर फोकस किया, उसके ऊपर जोर डाला थोड़ा सा, ठीक है। और वो चीज़ आपको वापस जो है ना वो रिटेन होगी, वो वापस रिकॉल होकर आपके माइंड में आ गई, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं कि समटाइम हम जो है ना वो भूल जाते हैं कोई चीज़ रख कर, ठीक है। और फिर बाद में हम बैठ जाते हैं, उस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि यार मैंने कहाँ पे रखी थी, कहाँ पे रखी थी। तो फिर अगर आप माइंड के ऊपर फोर्स डालते हैं, जोर डालते हैं, तो वो चीज़ आपको ऑन द स्पॉट याद भी आ जाती है कि मैंने फलां बुक यहाँ पे रखी थी, मैंने पैसे यहाँ पे रखे थे, मेरी पॉकेट मनी जहाँ पे थी, ठीक है, मैंने कोई गिफ्ट यहाँ पे रखा था, मैंने मोबाइल यहाँ पे रखा था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो फिर याद आ जाती हैं, ठीक है। तो जो अनकॉन्शियसनेस स्टेट ऑफ माइंड होता है, वो स्टेट ऑफ माइंड होता है जिसके बारे में इंसान को पता नहीं होता, इंसान उस चीज के बारे में अवेयरनेस नहीं रखता, इंसान को नॉलेज उसके बारे में नहीं होता, ठीक है। ये जो अनकॉन्शियसनेस स्टेट ऑफ माइंड होती है ना, उसमें इंसान के जो पास्ट विशेस होती हैं, जो अनकम्प्लीटेड डिजायर होती हैं, जो हमारे पास ड्रीम्स होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पास जो हमारे ये सेक्सुअल अर्जेस होती हैं, ये सारी चीजें हमारे पास जो अनकॉन्शियसनेस स्टेट ऑफ माइंड होता है उसके अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है उसको घर वालों से जो है ना वो डांट पड़ती है, उसको फैमिली मेंबर जो है उसको इग्नोर करते हैं, तो वो बच्चा जो है
वो जो है ना एग्रेशन का शिकार हो जाता है, ठीक है। वो क्लास में आता है या किसी अच्छी सीट पे बैठता है या उसके सामने कोई भी इस तरह का इंसिडेंट आता है तो वो एग्रेशन का शिकार हो जाता है, वो गुस्सा करता है, वो मार पीट करता है। तो इस सेंस में जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि किसी भी बच्चे की जो डेवलपमेंट है उसके लिए इंसान का जो अनकॉन्शियसनेस स्टेट ऑफ माइंड है उसकी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो बेसिकली हमारी ये 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज हमारे पास कॉन्शियसनेस स्टेट ऑफ माइंड होती है, सेकंड स्टेज हमारे पास जो होती है वो सब कॉन्शियसनेस होती है, और थर्ड नंबर पे हमारे पास जो अनकॉन्शियसनेस स्टेट ऑफ माइंड होती है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो वो आप पूछ लें। जी फहीम साहब, कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं अभी तक? जी सर, यानी कि ना काफी हद तक क्लियर हो गया है। नहीं सर, अभी भी काफी हद तक तो है, कोई इशू तो पूछ लें, इशू वाली बात नहीं है, सर, पूछे। कॉन्शियसनेस वो होता है जो हमें सारी चीजें पता होती हैं कि हमने ये हाँ जी, करना है। हम हमारे पास पहले ही उन चीजों का पता होता है। अब देखिए ना, आपको पता है कि हमने सर से लेक्चर लेना है या हम सर से लेक्चर ले रहे हैं, मुझे पता है आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज के बारे में हमें थिंक ओवर करने की कोई जरूरत नहीं है, माइंड लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। ये हमारा और कॉन्शियसनेस इसके स्टेट ऑफ बाद, माइंड है। हाँ, उसके बाद आ गया सब कॉन्शियसनेस, वो जो है हमें जो थोड़ा सा माइंड पर जोर देने से चीजें याद आ जाए। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और और अनकॉन्शियस वो हो गया जो हमारे ड्रीम्स वगैरह हैं, हमारी ख्वाहिशात हैं जो फुलफिल नहीं हुई, हाँ जी, पर वो हमारी मेमोरी में कहीं पार्ट ऑफ द मेमोरी हमारी कहीं पड़ी हुई है। बिल्कुल सर ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखिए ना कि शुक्रिया सर। वो ये जो हमारे ड्रीम्स होते हैं ना, ये इस्लाम में तो शायद इसका कुछ थोड़ा बहुत कंसेप्ट हो या ना हो, लेकिन साइंस जो है ना, साइंस कहती है कि ये हमारे जो ड्रीम्स हैं ये हमारे पास्ट के वाकयात होते हैं, ये हमारे पास्ट में कुछ ना कुछ हमारी मेमोरी का हिस्सा रहे होते हैं, ठीक है। तो वो चीजें फिर जब प्रैक्टिकली या फिर किसी भी सेंस में हमारे सामने याद आती हैं तो फिर वो चीजें जो है ना वो तकलीफ भी देती हैं और खुशी का बायस भी बनती हैं। इसकी एग्जांपल मैं और आपको सर, देता हूँ। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक इंसान के साथ, यानी कि किसी लड़की का या किसी लड़के का कोई नाम जो है ना वो यानी कि आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो उसी तरह का अगर कोई और नाम, यानी कि ऑफिस में काम कर रहे हैं तो सडन से आपके सामने जो है ना वो फाइल में किसी का नाम आ जाता है, ठीक है। तो आपको वो सारी ओल्ड मेमोरीज जो है ना वो रिकॉल हो जाती हैं, आपको वो उस इंसान के साथ जो आपने टाइम स्पैन जो है ना वो स्पेंड किया होता है, वो सारी चीजें आपको याद आ जाती हैं। अगर किसी इंसान ने आपको हर्ट किया है, किसी ने आपको किसी की आपके साथ फाइट हुई है, तो उस तरह का अगर कोई बंदा आपके सामने आ जाता है, उसकी शक्ल का आ जाता है या उसका नेम का कुछ इंसान आपके सामने आ जाता है, तो वो सारी चीजें दोबारा से जो है ना वो आपके माइंड में आ जाती हैं, ठीक है। और इसकी एक और एग्जांपल भी हम ये करते हैं कि अगर इंसान के साथ कोई ट्रेजेडी हुई हो, यानी कि उसका कोई करीबी अजीज रिश्तेदार उसे छोड़कर चला गया हो, तो जब किसी और इंसान की डेथ होती है, हम किसी का जो है ना वो फातह खानी के लिए जाते हैं, ठीक है। या किसी दोस्त का कोई जो है ना वो अजीज व अकारिब चला जाता है, उसके पास हम जाते हैं, तो वहां पे जो कैथारसिस हम फील करते हैं, उसका दुख दर्द में जो शरीक होते हैं, तो बेसिकली हमारा जो खुद के जो दुख दर्द होते हैं, जो तकलीफ होती हैं, तो वो हम फील कर रहे होते हैं, जिसकी